हेलो एवरीवन, नमस्कार। एक बार फिर से स्वागत है आप सभी का लोधरी क्लासेस के बीए प्लेटफॉर्म पर। बीए फर्स्ट ईयर में पॉलिटिकल थ्योरी वाला सेशन दोस्तों, जिसमें हम लोकतंत्र पर चर्चा कर रहे थे, लोकतंत्र के गुण दोष, है ना। उस पर लास्ट सेशन में चर्चा हो चुकी थी, अर्थात इसके भाग एक में हम बात कर चुके थे। अभी दोस्तों हम ये भाग दो डिस्कस करने जा रहे हैं। इसके अंतर्गत दोस्तों हम बात करेंगे लोकतंत्र की सफलता के लिए कौन कौन सी शर्तें आवश्यक है। सिर्फ इतने से पर हम बात करेंगे, अर्थात कि सिर्फ लोकतंत्र की सफलता के लिए कुछ बिंदु है। तो कहने का अर्थ यह है कि जो पिछले भाग में छूट गया था दोस्तों, वो इस सेकंड भाग में हम कवर करने जा रहे हैं। क्लियर है ना। तो दोस्तों इसके लिए आवश्यक है कि अगर आपने इससे पहले वाला सेशन नहीं देखा है, लोकतंत्र पर इससे पहले 2 सेशन और हो चुके हैं, ठीक है ना। जिसमें पहले वाले सेशन में हमने लोकतंत्र के अर्थ, प्रकार वगैरह इस पर चर्चा की थी। उसके बाद लोकतंत्र के गुण दोषों पर बात की, और इस थर्ड सेशन में हम लोकतंत्र की सफलता के लिए जो आवश्यक शर्तें हैं उन पर चर्चा करने जा रहे हैं। ओके दोस्तों, तो चलिए बढ़ते हैं अपने सेशन में दोस्तों। मैं फिर से आप लोगों का रिवीजन करवा दूं, कि हमने क्या क्या अभी तक डिस्कस किया है इस वाले पार्ट में। तो वैसे तो दोस्तों देखिए, इसमें यूनिट 5 में हमने लोकतंत्र पर विचार वाली जो यूनिट 5 है, इसके अंदर लोकतंत्र पहले सेशन में हमने बात की थी अर्थ, परिभाषा, प्रकार, लक्षण और विशेषताओं की, ठीक है ना। दूसरे सेशन में हमने लोकतंत्र के गुण और दोषों पर चर्चा की। अब चूंकि इसी में लोकतंत्र की सफलता के लिए आवश्यक शर्तें वाला कंसेप्ट भी इसी में था, लेकिन सेशन लंबा हो रहा था, इस कारण से हमने कहा था कि आपको इसके जो लोकतंत्र की सफलता के लिए जो आवश्यक शर्तें हैं, ये वाला पार्ट हम आपको सेकंड भाग में देंगे। तो वही सेकंड भाग पर आज डिस्कस करने जा रहे हैं। क्लियर दोस्तों, चलिए मूव करते हैं। ये सब हम लोकतंत्र के गुण पर चर्चा कर चुके थे, जिसमें हमने 9 बिंदुओं पर फोकस किया था। 9 ही बिंदु हमने पूरे बारीकी से पूरे विस्तार पूर्वक समझने का प्रयास किया था। ये सब हम देख चुके थे। इसके अलावा ये सब गुण, इस पर हम चर्चा कर चुके थे। 9 ही बिंदुओं पर अच्छे से चर्चा हो चुकी थी। तो डायरेक्टली दोस्तों हमें जो है हमारे आज के सेशन पर मूव करना है। ये उसी प्रकार से लोकतंत्र के दोष, इस पर भी हम चर्चा कर चुके थे। इसमें भी हमने लगभग सभी को कवर कर लिया था, लगभग क्या सभी को कवर कर ही लिया था। वहां टोटल हम कंसेप्ट क्लियर कर चुके थे। क्लियर है। तो दोस्तों हमारी पिक्चर यहां पर अटक गई थी लास्ट टाइम, है ना, क्योंकि समय 40 मिनट से ऊपर हो चुका था सेशन को, इस कारण से रोकना पड़ा। तो सेकंड पार्ट में मैंने आपको बताया था कि लोकतंत्र की सफलता के लिए ऐसी कौन कौन सी शर्तें आवश्यक है, जिन पर हमें जो है, जिनको अगर उन देखिए, जो हमने दोष का वर्णन किया था, दोष पर चर्चा की थी, अगर उन दोषों को हम दूर कर दें, लोकतंत्र के जो दोष है, अगर उन दोषों को दूर कर दें, तो हमारे जो है दोस्तों लोकतंत्र की सफलता सुनिश्चित की जा सकती है। एक सेकंड दोस्तों, चलिए तो अब चर्चा कर लेते हैं कि ऐसी कौन कौन सी शर्तें हैं जो लोकतंत्र को सफल बना सकती है। अर्थात कि लोकतंत्र, ये तो आप सभी भली भांति रूप से जान चुके हैं कि जो लोकतंत्रात्मक शासन व्यवस्था है, ये आज लगभग पूरे विश्व में अपना ली गई है। और चूंकि आज के वर्तमान समय के लिए सबसे महत्वपूर्ण शासन प्रणाली लोकतंत्र ही है, ठीक है ना दोस्तों। तो इसी के साथ में हमने इसकी कुछ विशेषताएं, अर्थात इसके कुछ गुणों पर चर्चा की थी कि लोकतंत्र के गुण कौन कौन से हैं, किस कारण से आज पूरे विश्व ने इसको अपना लिया है। वो सारी बातें हम कर चुके थे। इसके बाद में हमने लोकतंत्र की कमियों के रूप में इसके दोष पर भी चर्चा की थी, इसके दोष भी देखने का प्रयास किया था, ठीक है ना। तो उन दोषों को दूर करने के जो सुझाव है ना, वही सुझाव दोस्तों ये शर्तें हैं कि लोकतंत्र को हम आज के वर्तमान समय में लोकतंत्र को किस प्रकार से सफल बना सकते हैं। तो लोकतंत्र की सफलता के लिए कौन कौन सी शर्तें आवश्यक है, तो उन सब पर हम यहां पर चर्चा करने जा रहे हैं। क्लियर है। तो उसमें दोस्तों इस शर्तों में सबसे पहली है कि जनता वहां की जागरूक होना चाहिए, शिक्षित होना चाहिए। दूसरा है कि वहां नागरिकों के नैतिक उत्थान होना चाहिए, उस समाज में नागरिकों का नैतिक उत्थान होना चाहिए। नागरिकों के नैतिक उत्थान के लिए लोकतंत्र आवश्यक है। तो नैतिक उत्थान अगर होगा, व्यक्ति सजग होगा, बुद्धिमान होगा, तो वो अपने इस लोकतंत्रात्मक शासन व्यवस्था के लिए जो है सही नागरिक हो सकता है, अर्थात कि अपने अधिकारों का, अपने कर्तव्यों का उचित रूप से प्रयोग कर सकता है, ठीक है ना। आर्थिक समानता के अभाव में भी कई प्रकार के जो है दुष्प्रचार भी होते हैं,
समाज में, या कहें कि नागरिकों के अधिकारों का भी जो है दोस्तों दुष्प्रयोग किया जाता है ना। उनके नागरिक भी अपने अधिकारों का प्रयोग ठीक से नहीं कर पाते हैं, क्योंकि जो आर्थिक समानता है, उस आर्थिक समानता के अभाव में नागरिक जो है पूरी तरह से अपनी आर्थिक परिस्थितियों में उलझ करके सिर्फ रोटी कमाने की व्यवस्था में ही लगा रहता है। और जब व्यक्ति के पास में जो है अपनी आवश्यक और मूलभूत आवश्यकताओं की उसकी पूर्ति करने की क्षमता ही नहीं होती है, तो फिर ऐसे में वो देश के संविधान के द्वारा दिए गए अधिकारों का प्रयोग कहां से करेगा, कैसे करेगा, संभव ही नहीं कर पाए वो, है ना। तो इसके अलावा चलिए वैसे तो अंदर चल के हम उसको पूरा विस्तार से समझेंगे। नागरिक स्वतंत्रता भी इसके लिए आवश्यक है, लिखित संविधान, इसके अलावा समानता पर आधारित समाज, और स्वस्थ और सुदृढ़ राजनीतिक दल, स्वतंत्र मीडिया, ठीक है ना, और विश्व शांति की स्थापना। इस प्रकार से इन 9 बिंदुओं पर दोस्तों हमें यहां पर भी पूरे विस्तार से चर्चा करनी है, समझते हुए, है ना। कोई डिफिकल्ट नहीं है, एकदम इजी है, बस अब समझते चलिए, बहुत इजी हो जाएगा। चलिए सबसे पहले शिक्षित और जागरूक जनता। दोस्तों किसी भी शासन व्यवस्था में, और बेसिकली हम अभी लोकतंत्रात्मक शासन व्यवस्था की बात कर रहे हैं, तो लोकतंत्रात्मक शासन व्यवस्था के अंदर अगर जनता शिक्षित नहीं होगी तो बताइए क्या वो अपने अधिकारों का प्रयोग कर पाएगी। अब चूंकि लोकतंत्र ही किसको बोलते हैं, वह शासन व्यवस्था जो जनता से चलती है, जो जनता से संचालित होती है। जनता शासन व्यवस्था कब संचालित कर पाएगी, जब वो शिक्षित होगी, जागरूक होगी, बुद्धि के पुट उसके अंदर समाहित होंगे, तभी कहीं जाकर के वो शासन का संचालन उचित रूप से कर पाएगी। अब शासन का संचालन वो कैसे करती है, अपने प्रतिनिधि के माध्यम से। तो अगर जनता शिक्षित नहीं होगी, अगर जागरूक नहीं होगी, तो वो किसी भी अयोग्य प्रतिनिधि को चुन लेगी। तो इसलिए कहा गया है कि लोकतंत्र के लिए, लोकतंत्र की सफलता के लिए सबसे ज्यादा जरूरी है कि वहां की जनता शिक्षित हो, जागरूक हो, जिससे वो अपने अधिकारों का सही रूप से उनका प्रयोग करते हुए अपने प्रतिनिधि का चुनाव करे और देश के संचालन में अपना सहयोग प्रदान करे उचित रूप से। ठीक है ना, पढ़ के भी बता देता हूं मैं आप लोगों को इसको, जिससे कि आपका कंसेप्ट भी ये क्लियर होता चले। पेन का कलर आप लोगों को पसंद नहीं आता ना, इसलिए चलो येलो लेते हैं, ये तो ठीक है ना दोस्तों। बार बार कमेंट करते हो सर पेन का कलर चेंज कीजिए। चलिए, लोकतंत्र शासन जनमत पर आधारित होता है, जनता पर आधारित होता है, अतः शिक्षित एवं सजग जनता लोकतंत्र की सफलता के लिए सबसे प्रमुख या सबसे आवश्यक है। ठीक है ना। लोकतंत्र की सफलता के लिए साधारण जनता में इतनी सहज बुद्धि होनी चाहिए कि वह देश की आवश्यकता समझकर प्रतिनिधियों का निर्वाचन कर सके। दैट्स ऑल, ठीक है ना, और अपने अधिकार और कर्तव्यों का पालन कर सके, बस। तो अब बताइए मुझे कि इस प्रकार के पॉइंट अगर आपको आते हैं तो क्या ये आप अपने मन से नहीं बना सकते इनको, है ना। अगर आपने मैटर को अच्छे से समझ लिया, व्यवहारिक रूप से समझ लिया, तो इन्हें बनाना भी बहुत इजी हो जाता है। बस आप समझिए इसको, बस, है ना, समझते हुए चलें। चलिए अगला है दोस्तों, नागरिकों का नैतिक उत्थान। क्या है नागरिकों का नैतिक उत्थान? आइए डायरेक्ट यही समझने का प्रयास करते हैं इसको, जिससे आपका समय भी बचे। लोकतंत्र नागरिकों की चरित्रशीलता और नैतिकता पर आधारित होता है। लोकतंत्र नागरिकों की चरित्रशीलता, या कहें कि नागरिकों के चरित्र और नैतिकता पर आधारित होता है। क्यों होता है? क्योंकि लोकतंत्र में सबसे ज्यादा भूमिका किसकी होती है? जनता की होती है ना। तो नागरिकों को नैतिक दृष्टि से उच्च, ईमानदार एवं उनमें कर्तव्य परायणता की भावना होनी चाहिए। यदि किसी राज्य के नागरिक अपने मताधिकार का प्रयोग दबाव या लोभ के कारण करते हैं, अगर वहां के नागरिक अपने मत का प्रयोग अथवा अपने वोट का प्रयोग अगर किसी के दबाव में आकर करते हैं या किसी लालच में आकर करते हैं, तो ऐसा लोकतंत्र कभी भी सफल नहीं हो सकता, कभी भी सफल नहीं हो सकता। आई होप क्लियर है दोस्तों, एकदम इजी पॉइंट है। आर्थिक समानता, अब इस आर्थिक समानता को समझिए दोस्तों। हम चाहते हैं कि राज्य में, देश में राजनीतिक समानता आए, राजनीतिक समानता आए। तो राजनीतिक समानता कब आएगी? जब व्यक्ति कम से कम इतने संसाधन जुटा पाए कि कम से कम उसके पेट की भूख उसको ना सताए। मतलब उसकी जो आवश्यक पूर्ण, या कहें कि जीवन यापन करने के लिए जो आवश्यकताएं होती है, उसकी प्राथमिक आवश्यकताएं होती है, वो आवश्यकताओं को वो पूरा कर ले, उसके बाद वो राजनीति में भाग लेगा, राजनीतिक समानताओं को स्थापित करने में प्रयास करेगा, है ना। तो यहां पर दोस्तों कहा गया है कि राजनीतिक समानता लाने के लिए पहले आर्थिक समानता समाज में लानी होगी।
ठीक है ना। क्योंकि राजनीतिक समानता के लिए इस मस्तिष्क की आवश्यकता होती है, सजगता की आवश्यकता होती है, सतर्कता की आवश्यकता होती है, शिक्षा की आवश्यकता होती है। और ये सारी बातें वही कर सकता है दोस्तों जो जिसे कम से कम उसका पेट भूखा ना हो, क्योंकि भूखे पेट के इंसान को तो सपने भी रोटी के ही आते हैं, है ना। जिस इंसान के पास, जो इंसान भूखा हो ना, तो भूखे इंसान को तो अगर सोएगा रात में तो उसको सपने भी हमेशा रोटी के ही आएंगे। तो इसलिए जब तक वो रोटी के ही सपने देखेगा या अपना पूरा प्रयास, अपनी पूरी शक्ति, अपना पूरा ध्यान रोटी के लिए ही लगाता रहेगा, तो देश की उन्नति में किस प्रकार से सहयोग करेगा, किस प्रकार से उसका अपना जो है सहयोग प्रदान करेगा, ये संभव ही नहीं है। तो इसलिए कहा गया है कि आपको अगर राजनीतिक समानता लानी है, व्यक्ति को शिक्षित करना है, व्यक्ति की समानता लानी है, व्यक्ति को संपूर्ण राजनीतिक अधिकार प्रदान करना है, और आप चाहते हो कि प्रत्येक व्यक्ति अपने कर्तव्यों का पालन करते हुए अपने अधिकारों का उपभोग करे, तो पहले आपको आर्थिक समानता लानी होगी। जो व्यक्ति प्राथमिक स्तर पर अपनी प्राथमिक आवश्यकताओं को नहीं जुटा पा रहे हैं, पहले उस वर्ग तक आपको पहुंचना होगा, पहुंच करके उन्हें उनकी प्राथमिक आवश्यकताओं से ऊपर उठाना होगा, तब कहीं जाकर के आप राजनीतिक समानता की चर्चा कर सकते हैं, है ना। तो इसीलिए कहा गया है दोस्तों यहां पर कि आर्थिक समानता लाने से पहले आपको राजनीतिक समानता लाने से पहले आपको आर्थिक समानता की अति आवश्यकता है, जिसमें व्यक्ति अपने आत्मविश्वास के साथ जी सके, है ना। तो राजनीतिक समानता स्थापित करने के लिए आर्थिक समानता इसकी पहले अर्थात पूर्व की शर्त है। एक निर्धन व्यक्ति का संपूर्ण ध्यान, शक्ति और नैतिकता रोटी तक ही सीमित हो जाती है, उसमें आत्मविश्वास नहीं होता, और आत्मविश्वास के अभाव में निर्धन वर्ग धनी वर्ग के अनुचित प्रभाव में आ जाता है। इस प्रकार लोकतंत्र की सफलता के लिए आर्थिक समानता बहुत आवश्यक है, ठीक है ना। तो निर्धन वर्ग जब तक दबाव में रहेगा, जब तक वो रोटी के सपने देखेगा, तब तक लोकतंत्र का सफलतापूर्वक संचालन संभव ही नहीं है। इसलिए आर्थिक समानता पहले आवश्यक है। नागरिक स्वतंत्रता, भाई नागरिक स्वतंत्रताओं के अभाव में, क्योंकि लोकतंत्र तो खुले, लोकतंत्र है ही क्या, नागरिकों के अधिकारी तो लोकतंत्र है एक तरह से देखा जाए तो, क्योंकि लोकतंत्र किसके लिए, जनता के लिए है ना। लोकतंत्र जनता का शासन जनता के लिए, और जनता का ही तो है, जनता के द्वारा, तो कंप्लीटली ये जनता के लिए है। तो भाई जनता को अधिकार देना तो इसके सबसे पहली शर्त है लोकतंत्र की, है ना। तो जब तक जनता के पास में नागरिक स्वतंत्रताएं नहीं होगी, जैसे विचार की स्वतंत्रता ना हो, अभिव्यक्ति की स्वतंत्रता ना हो, प्रेस की स्वतंत्रता ना हो, या साहित्य प्रकाशन की स्वतंत्रता ना हो, सम्मेलन संगठन करने की स्वतंत्रता ना हो, आवाज आवागमन की स्वतंत्रता ना हो, निवास करने की स्वतंत्रता ना हो, धर्म की स्वतंत्रता ना हो, तब तक लोकतंत्र कैसे सफल हो सकता है, पॉसिबल ही नहीं है ना। तो लोकतंत्र में लोकमत ही जो है शासन को मर्यादित करते हैं या नियंत्रण में रखते हैं। इस कारण से नागरिक स्वतंत्रताओं की अति आवश्यकता है किसी भी लोकतंत्र के सफलता के लिए। क्लियर दोस्तों। चलिए अगला है लिखित संविधान। लिखित संविधान या प्रजातांत्रिक परंपराएं। तो प्रजातांत्रिक परंपराओं को छोड़िए, आप सिर्फ लिखित संविधान पर फोकस करना। चलिए पेन ले लेते हैं, दोनों को ओपन करने के बाद। लिखित संविधान इसको हटा दीजिए, प्रजातांत्रिक परंपराएं ये आवश्यक है, परंतु ठीक है हमारे पास इतना डाटा पर्याप्त है, हमारे लिए इतना डाटा पर्याप्त है, ठीक है ना। तो लिखित संविधान, अगर आप नोट्स बना रहे हैं तो सिर्फ लिखित संविधान ही इसमें पुट करना, और पीडीएफ डाउनलोड करेंगे तब भी आपको जो है इसको इग्नोर करना है ना। चलिए लिखित संविधान, तो सामान्य व्यक्ति लिखित संविधान के द्वारा, अब यार देखिए इसे समझिए, अगर संविधान लिखित रूप से होगा तो शासन व्यवस्था का हर एक पक्ष उसमें लिखित होगा संविधान में, जिससे क्या होगा, कोई भी व्यक्ति जो शासन व्यवस्था को समझना चाहे, अपने अधिकारों को जानना चाहे, अपने कर्तव्यों को जानना चाहे, तो वो संविधान को पढ़ के आसानी से समझ लेगा। और अगर मान ले संविधान लिखित नहीं है, तो आप और हम जैसे लोग अगर मान लो कि शासन व्यवस्था के पूरे रूल्स को जानना चाहते हैं या अपने अधिकारों के बारे में जानना चाहते हैं, तो कहाँ जाएंगे जानने के लिए, है ना, कहाँ जाएंगे। तो इसलिए कहा गया है कि लिखित संविधान बहुत आवश्यक है, ताकि जनता अपने अधिकार कर्तव्यों को आसानी से समझ सके, शासन व्यवस्था किस दौर मतलब किस प्रकार से संचालित हो रही है उन व्यवस्थाओं को समझ सके, क्योंकि शासन व्यवस्था को दिखाने वाला या कहें उसका आईना संविधान ही तो होता है ना। तो लोकतंत्र की रक्षा के लिए लिखित संविधान बहुत आवश्यक माना गया है। अगला है समानता पर आधारित सामाजिक व्यवस्था या समाज। समाज में समानता बहुत आवश्यक है। समाज व्यवस्था न्याय और समानता पर आधारित होनी चाहिए। उस समाज के अंतर्गत जाति, धर्म, संप्रदाय आदि के आधार पर कोई भेदभाव नहीं होना चाहिए। समझिए यहाँ पर कि
कुल मिलाकर इतना कि समाज में समानता की स्थापना होनी चाहिए। समाज में राज्य के द्वारा किसी प्रकार का कोई भेदभाव नहीं होना चाहिए। जाति के आधार पर, धर्म के आधार पर, संप्रदाय के आधार पर कोई भेदभाव नहीं होना चाहिए। प्रत्येक व्यक्ति को अपने व्यक्तित्व के विकास करने का या निर्माण करने का समान अवसर प्राप्त होने चाहिए। आई होप क्लियर होगा दोस्तों, यहां तक इतना भी ठीक है ना। सिंपल इजी पॉइंट है, इसलिए समस्या नहीं आ रही है और छोटे सेशन के रूप में ही ये कंप्लीट हो जाएगा। चलिए नेक्स्ट है स्वस्थ और सुदृढ़ राजनीतिक दल। जी हाँ, यहाँ पर एक व्यवस्था और ये भी की गई है दोस्तों कि लोकतंत्रात्मक शासन प्रणाली की अगर आप स्थापना करना चाहते हो, सफलतापूर्वक करना चाहते हो, तो यहाँ पर पहली शर्त तो ये है कि राजनीतिक दल एक से ज्यादा होना चाहिए, है ना, 2 या 2 से अधिक हो, लेकिन इतने अधिक भी नहीं हो कि उनके बीच में इतना कंपटीशन हो जाए और जनता इतनी कंफ्यूज हो जाए कि यार आखिर कौन से दल के नेता को चुने। इतने ज्यादा राजनीतिक दल भी नहीं होना चाहिए, है ना, क्योंकि जनता को भी तो अपने निर्णय लेने के लिए एक जो है सटीक एक तरीका चाहिए, उनको भी भाई एक थोड़ी सी स्वतंत्रता चाहिए। लेकिन क्या होता है कि ये चुनाव के टाइम, जैसे ही चुनाव का टाइम आता है, समय आता है, तो अगर मान लो कि उनके पास में जनता के पास 1 महीने का वक्त है और 1 महीने में अगर बहुत सारे राजनीतिक दल है तो वो उनको बार बार इतने मानसिक रूप से इतना प्रताड़ित करेंगे कि हमें वोट दीजिए, हमें वोट दीजिए, तो इस प्रकार से वो जनता ही कंफ्यूज हो जाएगी। इसलिए कहा गया है कि एक सुदृढ़ लोकतंत्र के संचालन के लिए आवश्यक है कि राजनीतिक दल 2 से अधिक तो हो, परंतु बहुत ज्यादा भी नहीं होना चाहिए। दूसरी बात, जो राजनीतिक दल संगठित होते हैं, बनते हैं, उनका जो आधार होता है बनने का, जो आधार होता है, वो आधार उनका आर्थिक और राजनीतिक कार्यक्रम होना चाहिए। क्या होना चाहिए? आर्थिक और राजनीतिक कार्यक्रम ही होना चाहिए। प्रत्येक राजनीतिक दल की जो प्लानिंग होती है, जो मेमोरेंडम होता है, वो आर्थिक और राजनीतिक होना चाहिए। मतलब ये कि प्रत्येक राजनीतिक दल का संगठन या गठन जो है कि इस आधार पर होना चाहिए कि वो किस प्रकार से देश की आर्थिक स्थिति को मजबूत करेगा। दूसरा, वो कौन से नियमों का पालन करते हुए कौन से जो है प्रक्रिया का प्रयोग करेगा जिससे कि राजनीतिक रूप से देश का विकास हो सके, जनता में जागृति उत्पन्न होते हुए प्रत्येक जनता राजनीति में भाग ले। तो इन आधारों पर मात्र जो है किसी भी दल का, राजनीतिक दल का गठन होना चाहिए। बल्कि आज वर्तमान में क्या होता है कि कोई राजनीतिक दल अपने धर्म को लेकर गठित हो जाता है कि ये फलाने धर्म का है या फलानी जाति का है या इस प्रदेश का है, प्रांतीय आधारों पर होते हैं, है ना। तो धर्म, जाति और प्रांतीय आधार पर इनका गठन नहीं होना चाहिए। ये जनता में दुष्प्रचार जो है पनपाते हैं, दुष्प्रकार की जो भावना होती है दोस्तों, उनको पनपने में इनका विशेष सहयोग रहता है। इस कारण से कहा गया है कि स्वतंत्र लोकतंत्र की स्थापना के लिए आवश्यक है कि किसी भी राजनीतिक दल का गठन जो है आर्थिक और राजनीतिक कार्यक्रम के आधार पर होना चाहिए। इनका गठन धर्म, जाति और भाषा या प्रांतीय भेदभावों के आधार पर नहीं होना चाहिए। इसके अलावा लोकतंत्र के हित में यह भी जरूरी है कि राजनीतिक दलों की संख्या कम हो और वो उनके जो राजनीतिक दल है दोस्तों अच्छी तरह से संगठित भी होना चाहिए। ऐसा नहीं है कि बहुमत में आने के लिए आप अन्य दलों के साथ में गठबंधन आपको करना पड़े, क्योंकि जब भी गठबंधन वाली सरकार बनती है तो किसी प्रकार से लोकतंत्र के सभी प्रयोगों जो है जनता, लोकतंत्रात्मक जो जनता होती है शासन व्यवस्था की, वो जनता अपने अधिकारों का सही उचित रूप से प्रयोग नहीं कर पाती। मतलब कुल मिला के ये समझ सकते हो कि गठबंधन की सरकार में के द्वारा जो है शासन व्यवस्था ठीक से संचालित नहीं हो पाती। कई प्रकार के जो है वहां पर कई प्रकार की समस्याओं का सामना करना होता है, कई प्रकार की समस्या देखने को मिलती है, ठीक है ना। उसी प्रकार से स्वतंत्र मीडिया, अब ये तो अब समझते हैं, है ना, जिस प्रकार से जनता के अधिकार आवश्यक है उसी प्रकार से स्वतंत्र मीडिया की भी उतनी आवश्यकता है। भाई किसी भी क्योंकि लोकतंत्रात्मक शासन व्यवस्था किस पर चलती है? किस पर चलती है दोस्तों? लोक मत पर चलती है, लोक मत पर, लोगों के मत पर चलती है ना। तो लोक मत बनता कैसे? जब उस राज्य में कुछ जो मीडिया है, मीडिया मतलब समाचार पत्र या सूचना प्रदान करने वाला कोई भी यंत्र, उनको स्वतंत्रता होनी चाहिए, है ना। जैसे टीवी, रेडियो, ये सब क्या है, बहुत आवश्यक भाग है लोकतंत्र के, है ना। तो समाचार पत्र ये कार्य उसी समय ठीक प्रकार से, ये मतलब समाचार पत्र जो है ये तभी अपना कार्य ठीक प्रकार से कर सकते हैं जब संविधान के द्वारा प्रेस की स्वतंत्रता एकदम अबाध रूप से दी गई हो।
ठीक है, प्रेस की स्वतंत्रता प्रदान की गई हो, मतलब प्रेस की स्वतंत्रता उस राज्य में आवश्यक है, तभी जाकर के मीडिया अपना कार्य उचित रूप से कर पाएगा, स्वतंत्रता पूर्वक कर पाएगा। अगर मीडिया दबाव में रहा तो सत्तारूढ़ दल के गुणगान करने में ही उसका पूरा समय व्यतीत हो जाएगा। और जनता चूंकि इतनी सीधी और भोली भाली होती है कि वो मीडिया के चक्कर, क्योंकि दिन भर तो वो टीवी के सामने बैठे रहते हैं, है ना। अब टीवी के सामने किस प्रकार के जो है प्रचार हो रहे हैं, जिसका प्रचार होता है वो उसकी तरफ झुक जाता है, सही गलत की पहचान वो कर नहीं पाते। क्यों? क्योंकि अभी तक आर्थिक समानता नहीं आई है ना राज्य में। आर्थिक समानता मतलब अभी तक व्यक्ति रोटी के लिए संघर्ष कर रहा है, और जब तक वो रोटी के लिए संघर्ष करेगा तो राजनीतिक रूप से किस प्रकार से वो शिक्षित हो पाएगा या अपना जो है स्तर ऊपर उठा पाएगा, है ना। तो इन सबके लिए आवश्यक है कि मीडिया का स्वतंत्र होना भी एक सफल लोकतंत्र के लिए अति आवश्यक है। आई होप क्लियर होगा दोस्तों। नेक्स्ट एंड लास्ट पॉइंट बचा है विश्व शांति की स्थापना। तो विश्व शांति की स्थापना, भाई वैसे तो देखिए विश्व शांति की स्थापना के लिए ही तो लोकतंत्र लाया गया है। लोकतंत्र तो बात ही करता ना बंधुत्व की, विश्व बंधुत्व की बात करता है। और लोकतंत्र जो चलता है वो तो विश्व, जब हम अंतरराष्ट्रीय स्तर पर देखते हैं लोकतंत्र को, तो वहां पर विश्व बंधुत्व की बात करता है लोकतंत्र, है ना। बस जैसे कि भारतीय व्यवस्था किस प्रकार चलती है, लोकतंत्र, हमारा लोकतंत्र वसुदेव कुटुंबकम की धारणा पर चलता है ना, पूरे विश्व को अपना मानने की धारणा पर चलता है। तो यहाँ पर जो लोकतंत्र है, लोकतंत्र की प्रत्येक भावना, प्रत्येक जो अर्थ ही निकलता है ना दोस्तों, वो पूरे विश्व शांति की स्थापना करने के लिए ही उसका इस्तेमाल किया जाता है। लोकतंत्र का इस्तेमाल या लोकतंत्रात्मक शासन प्रणाली अगर पूरे विश्व में सही प्रकार से संचालित होने लगे तो पूरे विश्व में शांति स्थापना कायम हो सकती है, ठीक है ना। और जब विश्व में शांति स्थापना होगी, विश्व में शांति स्थापित हो जाएगी, तभी लोकतंत्र पर सही रूप से संचालित हो सकता है। ये भी समझिए आप लोग, क्योंकि आप ये देखिए जैसे भारतीय शासन व्यवस्था कैसी लोकतंत्रात्मक शासन व्यवस्था है, लेकिन दोस्तों आपातकालीन स्थिति में जनता के मूल अधिकार जनता से छीन लिए जाते हैं। तो किस प्रकार की शासन व्यवस्था हो जाती है, वो एक तरह से राजतंत्रात्मक शासन व्यवस्था हो जाती है। और राजतंत्रात्मक शासन व्यवस्था लोकतंत्र पर नहीं बल्कि स्वेच्छाचारिता पर चलती है, लोकमत पर नहीं चलेगी। अब वो स्वेच्छाचारिता पर चलती है, अर्थात जो शासक है उसकी इच्छा पर शासन चलता है। तो यहां पर स्पष्ट रूप से यह कहा गया है कि विश्व शांति की, लोकतंत्र की सफलता के लिए विश्व शांति की बहुत आवश्यकता है। विश्व में शांति व्यवस्था होगी तो लोकतंत्र सही प्रकार से चल पाएगा। और क्यों? क्योंकि एग्जाम्पल के रूप में इसको समझ सकते हैं कि जब युद्ध का समय होता है दोस्तों, जब युद्ध होता है तो लोकतांत्रिक प्रक्रिया को छोड़ दिया जाता है और स्वेच्छाचारिता की प्रकृति अपना ली जाती है, ठीक है ना। और इसी कारण से आज लोकतंत्र जो है चौराहे पर खड़ा है, किधर भी जा सकता है वो, है ना, युद्ध की ओर, स्वेच्छाचारिता की ओर भी जा सकता है, वो सफल भी हो सकता है। आवश्यकता है इसको सही दिशा प्रदान करने की। तो इसी एवज में, इसी प्रकार मतलब इसी दौर में जो है A.L. नावेल साहब ने कहा है, नावेल ने कहा है कि अगर जितनी भी हमने आवश्यक शर्तें पर डिस्कस किया है वो सारी बातें अगर पूरी हो जाती है तो प्रचंड वायु के झोंके भी लोकतंत्र की नींव को हिला नहीं सकते। लेकिन यदि ये बातें पूरी नहीं होती है तो लोकतंत्र के शक्तिशाली पांव भी कीचड़ में धंस के रह जाएंगे। क्लियर है? तो नावेल का जो ये परिभाषा दी गई है दोस्तों, इस स्थिति को लेकर के इसको भी आप जो है याद रखने का प्रयास करना, समझिए इसको, ठीक है ना। तो आई होप कि दोस्तों ये 9 ही जो पॉइंट हमने डिस्कस किए हैं लोकतंत्र की सफलता हेतु आवश्यक जो शर्तें थी, उन 9 ही शर्तों पर हमने डिस्कशन किया है। क्लियर होगा पूरी तरह से, कहीं पर कोई कंफ्यूजन नहीं आई होगी। वैसे अगर कंफ्यूजन आती है तो मैं आप लोगों के साथ बैठा हूं, आप लोगों के लिए साथ खड़ा हुआ हूं दोस्तों, कहीं पर कोई कंफ्यूजन नहीं आने दूंगा, ठीक है ना। आप बस निरंतर रूप से स्टडी कीजिए। आज के हमारा ये सेशन हो जाता है कंप्लीट दोस्तों, राजनीतिक सिद्धांत वाली ये सीरीज पूरी कंप्लीट हो जाती है, ठीक है ना। अब इसमें कोई टॉपिक शेष नहीं बचा है। इस पूरी सीरीज के माध्यम से आप अपना सिलेबस कंप्लीट कर सकते हैं। इसके अलावा अब हम बीए फर्स्ट ईयर के लिए ही जो है दोस्तों अब भारतीय संविधान पर सेशन स्टार्ट कर रहे हैं। कल से ही उस पर सेशन मिलना आपको प्रारंभ हो जाएगा, ठीक है ना। तो दोस्तों इसी प्रकार से भारतीय संविधान को भी हम इसी प्रकार से कंप्लीट कर लेंगे। इसके बाद में भारतीय संविधान के बाद में हमने अभी से डिसाइड कर लिया है कि लोक प्रशासन पर हमारी सीरीज कंटिन्यू हो जाएगी। भारतीय संविधान को 15 से 20 दिन का टाइम लेंगे आप लोगों से। 15-20 दिन के अंदर अंदर दोस्तों उस भारतीय संविधान को भी कंप्लीट करने का प्रयास करेंगे और उसके बाद में लोक प्रशासन वाली सीरीज को कंटिन्यू कर लेंगे, ठीक है ना। दोस्तों कमेंट करके बताइएगा मुझे अगर सेशन समझ आ रहे हैं और
कल से वैसे तो हम भारतीय संविधान की सीरीज स्टार्ट करने वाले हैं, लेकिन फिर भी अगर आप लोगों की अधिकतम कमेंटों के माध्यम से अगर इसका विरोध किया जाता है, वो किसी नए सब्जेक्ट के लिए अगर मांग की जाती है, तो हम उस पर भी विचार करेंगे। ठीक है दोस्तों, मिलेंगे नेक्स्ट सेशन में। धन्यवाद, थैंक यू।